प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य का हृदय। तो मनुष्य के हृदय के बारे में हम लोग इसके हृदय के बारे में देखेंगे, इसकी रचना देखेंगे, है ना, ये किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो मनुष्य जो का हृदय जो होता है अत्यंत, है ना, कोमल और मांसल रचना है, जो वक्ष गुहा के मध्य में, जो वक्ष गुहा के मध्य में और पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित रहती है। दोनों आपके फेफड़ों के बीच में और पसलियों के पीछे स्थित रहती है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसे पूरे, है ना, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। यानी कि इसको रक्त पे ये दाब बनाकर क्या करता है, ये उसका परिसंचरण करता है, उसको एक भाग से दूसरे भाग तक भेजता है, पूरे शरीर में इसको भेजता है। ठीक है, तो चलिए समझिए, भेजता है और उसको ग्रहण भी करता है, यानी कि उसका परिसंचरण करता है। तो अगर हृदय की बात करें तो ये तीन कोना रचना है। देखिए तीन कोना रचना है ना। आगे देख रहे हैं चौड़ा भाग होगा, फिर यहाँ से ये पतला आ जाता है इस तरह से। ये आगे की तरफ चौड़ा भाग है, देख रहे हैं ना, और ये पतला भाग है ना। तो अगर बात करें तो हृदय जैसे आप बंद मुट्ठी करिएगा ना, अपना हाथ बंद करिएगा, मुट्ठी बंद करिएगा, उसके आकार का होता है। ठीक है, बंद मुट्ठी जिस तरह से होती है उसी तरह का, जहाँ रचना आकृति देख रहे हैं ना, इस टाइप का। ठीक है, ये जो होता है हृदय, है ना, हृदय ये पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, है ना, पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। ये पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। ठीक है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं, हृदयावरण। ठीक है, हृदयावरण कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इस झिल्ली को, है, पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं, हृदयावरण या पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब देखिए पेरिकार्डियम की यहाँ दो झिल्लियां होती हैं। ठीक है ना, पेरिकार्डियम की दो झिल्लियां होती हैं, उसमें, है ना, एक गुहा होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक गुहा होता है। इसके बीच में क्या होता है, एक गुहा होता है, जिस गुहा का नाम हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, है ना। पेरिकार्डियल गुहा होता है, उसमें एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल, है ना, द्रव। तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है इनके झिल्लियों के बीच में, है ना। एक पेरिकार्डियल गुहा होता है ना, एक कैविटी होता है, उसके अंदर पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। ठीक है, अब देखिए ये चारों तरफ से इसके, है ना, झिल्लियों के बीच में व्यवस्थित रहता है। ये काम क्या करता है कि ये बाहरी आघातों से इसको बचाता है, हृदय क्यों बाहरी आघातों से बचाता है, या फिर हृदय गति को, हाँ, है ना, जब हृदय गति होगी, यानी कि इसका ये संकुचन होता है और शिथिलन होता है, फैलता सिकुड़ता है, हृदय आपका फैलता सिकुड़ता है। तो उस क्रम में ये बीच में जो द्रव भरा रहता है, ये क्या करता है कि पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच संभावित घर्षण को बचाता है। इसके अंदर दो पेरिकार्डियल झिल्ली होती है ना, पेरिकार्डियल झिल्ली जो होती है ना, या पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल कहिए, तो इन झिल्लियों के बीच जो द्रव भरा था वो क्या करता है कि इनको घर्षण से बचाता है। हृदय गति जब होती है तो इसमें घर्षण से इसको बचाता है, और बाहरी आघातों से भी ये द्रव इसकी रक्षा करता है। अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य या मेमेलिया वर्ग के अन्य जंतु, जितने भी जंतु होते हैं, उसमें चार वृष्म होते हैं। ठीक है, यानी कि ये चार भागों में बटा रहता है हृदय। किस तरह से, तो चार वृष्म कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ देखिए दायां अलिंद देख रहे हैं, ये वाला भाग दायां अलिंद होगा। ठीक है, उसके बाद दायां, है ना, बायां अलिंद देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला भाग बायां अलिंद होता है। फिर अगर उसी तरह यहाँ देखें दायां निलय, ये वाला भाग दायां निलय होता है।
और यहाँ बायां नीला, ये वाला भाग बायां नीला, यानी 4 कक्षों में यह बटा रहता है, 4 चेम्बर्स में यह बटा रहता है। समझ गए? अब देखिए ये दोनों है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ ये दोनों इधर वाले भाग और इधर वाले भाग, देखिए ये दो भाग है जिसको दाया अलिंद और बाया निलय है ना, और इधर भी दो भाग है, बाया अलिंद और बाया निलय। ठीक है, अब बाया और दाया है ना, बाया और दाया अलिंद है ना, बाया और दाया अलिंद जो देख रहे हैं, इनके बीच में है ना एक चौड़ी अग्रभाग में तथा ये दोनों ओर से विभाजिका होती है, इसको सेप्टम कहा जाता है। विभाजिका को क्या कहते हैं? सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, ये विभाजिका होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेप्टम के नाम से जानते हैं, विभाजिका के नाम से जानते हैं, जो क्या करती है एक दूसरे को अलग कर देती है, एक दूसरे को क्या करती है? अलग विभाजित कर देती है ना। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये सेप्टम, ये भाग जो देख रहे हैं ना, इसको सेप्टम कहते हैं, और ये सेप्टम को एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं, ये अंतरा अलिंद भित्ति भी से कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ आइएगा तो दाया निलय और बायां निलय के बीच को ये विभाजित करने वाला जो भाग होगा, ये वाला, ये जो सेप्टम देख रहे हैं ना, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे जो बढ़ रहा है इसको दूसरा नाम दे दिया जाता है अंतरा निलय भित्ति। ठीक है, ये अलिंद भित्ति हो गई, यानी अलिंदों को है ना, अलिंदों को बांटती है, और ये निलय भित्ति होगी, अंतरा निलय भित्ति होगी जो ये निलयों को विभाजित करती है। समझ गए ना? ये अलिंद भित्ति है जो अलिंदों को विभाजित करती है, अंतरा अलिंद भित्ति मतलब अंदर की ओर अलिंद भित्ति जो होती है। ठीक है, और उसी तरह अंतरा निलय भित्ति ये निलयों को विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए इसकी मोटाई जो है नीचे की ओर है ना, ये जो सेप्टम दिख रहे हैं लंबी रचना, इसके ऊपर की अपेक्षा नीचे की ओर इसकी लंबाई चौड़ी होती है। यहाँ देख रहे हैं ना, थोड़ा चौड़ा भाग है, ज्यादा मोटी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब बात करें तो दाया अलिंद जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो दाया अलिंद देख रहे हैं, दाया अलिंद जो है दाएं निलय में, ठीक है, दाया अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। देखिए एक तीर एरो का निशान दिखाया गया है ना, यहाँ पे एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे जिसे अलिंद निलय छिद्र क्या कहेंगे? अलिंद निलय छिद्र, अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? तो दाएं तरफ होता है, तो इसको दाया कहेंगे, दाया दाया अलिंद निलय छिद्र, क्योंकि ये दाएं में से खुलता है ना, ये दाएं तरफ होता है, इसलिए इसको दाया अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ से? अब देखिए इस छिद्रों के पास एक छिद्र, इस छिद्र के पास द्विदली कपाट होता है, देख रहे हैं ना, द्विदली कपाट है ना, द्विदली कपाट पाए जाते हैं। यहाँ जो रचना देख रहे हैं ये द्विदली कपाट है, जो रक्त को क्या करता है कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में लाता है ना, दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है, परंतु उसको वापस नहीं जाने देगा, उसको वापस नहीं जाने देता है ना, इसमें ला देगा तो इसके बाद वो रक्त वापस नहीं जा सकता है। इसी प्रकार इधर बात करें तो बायां अलिंद से बाएं निलय में है ना, बाएं अलिंद से बाएं निलय में भी एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कह देंगे बाया की जगह अब यहाँ क्या आ जाएगा? दाया की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? बाया आ जाएगा, है ना, बाया अलिंद निलय छिद्र है ना। अब देखिए इसके पास भी एक तरह का कपाट होता है जिसे द्विदली कपाट कहते हैं। यहाँ देख रहे हो ना, द्विदली कपाट, यहाँ द्विदली कपाट होता है। अब देखिए इस द्विदली कपाट का कार्य क्या है कि ये क्या काम करता है कि जो रक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय में आएगा, है ना, बाएं अलिंद से बाएं निलय में आएगा, उसको यहाँ से यहाँ लाने देगा, फिर किंतु उसे वापस जाने नहीं देता है, वापस उसी दिशा में नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे बात करें इसमें तो दायां जो निलय देख रहे हैं आप, ये जो दायां निलय देख रहे हैं, दाएं निलय के अगले भाग है ना, अगले भाग की बात करें तो बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है, बाईं ओर से, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना, फुफ्फुस चाप निकलती है ना। अब फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पे 3 अंध है ना, आधे यानी अर्ध चंद्राकार वाल्व होते हैं, देख रहे हैं, चांद के आकार के वाल्व देख रहे हैं ना, है ना, 3 अर्ध चंद्राकार वाल्व होते हैं, है ना। इन वाल्व के कारण रक्त जो होता है ना, दाएं निलय से, है ना, दाएं निलय से इस दाएं निलय से कहाँ जाएगा? इस दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता है, इसमें जाता है, लेकिन ये पुनः जो है इस अर्ध जो देख रहे हैं ना, अर्ध चंद्राकार वाल्व, इसके कारण, इसके होने के कारण पुनः वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, अब देखिए ये रक्त यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे जाके कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ जा रहा है? तो आपके दाएं और बाएं ओर, है ना,
फुफ्फुस धमनियों में चला जाता है। ये फुफ्फुस धमनी देख रहे हैं ना, ये और ये दो देख रहे हैं ना, एक बाएं है ना, एक दाईं ओर है, एक बाएं ओर है, तो इन दोनों में चला जाता है। ये क्या करते हैं फुफ्फुस धमनियां कि उस रक्त को कहाँ लेके जाते हैं, जो फेफड़े तक ले जाते हैं। आपको पता है फेफड़े में क्यों जाएगा, तो वहां से ऑक्सीजन को लेकर क्या होगा, पूरे शरीर में फिर जाएगा ना, तो वहां ऑक्सीजन लेने के लिए वो जाता है। क्योंकि जब ये ब्लड जो जाएगा फुफ्फुस धमनी से होते हुए आपके फेफड़े में पहुंचेगा, तो वहां इस ब्लड में स्थित होमोग्लोबिन वर्णक जो होगा, है ना, जो लाल रक्त है ना, लाल रक्त है ना, लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, तो उसमें जाकर क्या होगा कि उसमें स्थित जो हीमोग्लोबिन होगा क्या करेगा, उसमें ऊपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना लेगा और फिर वो वापस वहां से आता है। समझे ना, इतना क्रिया समझ गया। अब देखिए अगर बात करें तो जो बायां निलय देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, बायां निलय, ये जो बायां निलय दिख रहे हैं, बायां निलय के दाएं ओर कोने पर महाधमनियां होती हैं। ठीक है, यहाँ से महाधमनी है ना, महाधमनी चाप निकलता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे फुफ्फुस चाप था, यहाँ महाधमनी चाप निकलता है। और ये महाधमनी चाप क्या करता है कि ये आगे निकलता है, इससे उधर है ना, ऐसे जाके ये कहाँ होगा, यहाँ से महाधमनी में खुलता है। ठीक है, महाधमनी में खुलता है। तो जो इसमें क्या महाधमनी में खुल रहा है ना, यहाँ देख रहे हैं ना महाधमनी, तो जो हमारे शरीर में, आपके शरीर में जो भी धमनियां गुजरती हैं वो क्या होती है, महाधमनी चाप से ही निकलती है, यहीं से निकलती है, महाधमनी चाप से ही निकलती है, इसी से निकल के जाती है। बस फेफड़े को छोड़कर, फेफड़े में नहीं जाती है। ठीक है, फेफड़े में नहीं जाती है, फेफड़े में इनके द्वारा ही जाता है। ठीक है, इसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है ना। ठीक है, लेकिन महाधमनी क्या होता है, शरीर के पूरे शरीर सब भाग में भेजेगा, बस फेफड़े को छोड़कर। ठीक है, अब उसकी बात करें तो दायां अलिंद की बात करें, तो दायां अलिंद की बात करें तो दायां अलिंद ये रहा। ठीक है, दायां अलिंद में है ना दो अग्र महाशिरा होता है, अग्र महाशिरा देख रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, और एक पश्च महाशिरा। ठीक है, दो शिरा होता है, एक अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा, यहाँ देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये क्या कार्य करता है, तो ये रक्त को लेके आता है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को लेके आता है। ठीक है, अनऑक्सीकृत रक्त को यहाँ लाता है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें कि बाएं अलिंद में, ठीक है, तो बाएं अलिंद में देख रहे हैं ना, बाएं अलिंद में है ना फुफ्फुस शिराएं हैं, यहाँ पे फुफ्फुस शिराएं हैं, देख रहे हैं ना, जो फुफ्फुस शिराएं हैं, जो क्या करती हैं कि जो शुद्ध रक्त को फेफड़े से, है ना, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लेके आती है। ठीक है, शुद्ध रक्त, तो ये शुद्ध रक्त का कार्य करती है लाने का, और शिराएं जो होती हैं किसका काम करती हैं, तो अशुद्ध रक्त को लाती है। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त को लाती हैं, ये शुद्ध रक्त को फेफड़े से लाती है। और उसी तरह यहाँ आपको वो भी बता दिए कि फुफ्फुस धमनियां जो है ये फेफड़े तक लेके जाती है, और ये महाधमनी से क्या होता है, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यहाँ से सबका कार्य देख लिए, सबके बारे में समझ लिए। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ठीक है, ये भी देख लिया आप लोग, और यहाँ से ये समझ गए कि कौन कहाँ से लाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि महाधमनी जो है शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है यहाँ से रक्त को, बस फेफड़े को छोड़कर, और फेफड़े पे फुफ्फुस धमनी लेके जाती है ना, फुफ्फुस शिराएं जो है ये शुद्ध रक्त को फेफड़े से लेके आती हैं, है ना, शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लेके आती हैं। उसी तरह ये पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा जो है अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लेके आता है। ठीक है, अब हम लोग हृदय की क्रिया विधि की बात करें, तो हृदय की क्रिया विधि की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं कि हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध यानी कि विऑक्सीकृत जनित, है ना, विऑक्सी जनित यानी कि अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। किसके द्वारा, तो यहाँ देख रहे हैं ना, किसके द्वारा, महाशिराओं के द्वारा इसको ग्रहण करता है शरीर के विभिन्न भागों से, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि महाशिराओं के द्वारा आपके किसमें, तो यहाँ देख रहे हैं ना, दायां अलिंद में आया, और फिर क्या होगा कि आपके दायां अलिंद के बाद वो दायां नीलय में आएगा रक्त, है ना, दायां नीलय में आने के बाद दायां नीलय से वो कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़े में जाता है शुद्ध करने के लिए, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर, है ना, फेफड़े में कैसे शुद्ध होगा, तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता, सॉरी, आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है ना, उसके साथ क्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और वो उसके बाद कहाँ पहुंचता है, उसके साथ मिलकर फेफड़ा क्या करता है कि फेफड़ा उसे ग्रहण करके, है ना, विभिन्न भागों में पंप कर दे, सॉरी, फेफड़ा जो होता है,
शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर फिर उसे विभिन्न भागों में पंप कर देता है। ठीक है, तो ये विभिन्न भागों से ग्रहण कर फेफड़े से ग्रहण करेगा, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, आपके बायां अलिंद में आएगा, है ना, और फिर ये यहाँ से बायां अलिंद में आ गया और फिर वो बाएं नीले में जाएगा और फिर वो कहाँ से हो जाएगा, तो फिर महाधमनियों के द्वारा पूरे शरीर में उसका परिसंचरण हो जाता है, कोशिकाओं में वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। और ये जो आप देख रहे हैं हृदय में रक्त का कैसे, तो पूरे शरीर से, है ना, शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं के द्वारा दायां अलिंद में आएगा, फिर दायां अलिंद से वो दायां नीले में जाएगा, दाएं नीले से वो कहाँ, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा वो अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंचेगा, वहां उसका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा और उसके कारण वो शुद्ध होकर क्या फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, बायां अलिंद में पहुंचेगा, फिर वो बाएं नीले में जाकर वो फिर महाधमनियों से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो ये जो क्रिया देख रहे हैं, ये जो हृदय की ये जो क्रिया देख रहे हैं, ये दो चीजों से संपन्न होती है। पहला चीज होता है संकुचन, ठीक है, संकुचन, और दूसरा होता है शिथिलन। संकुचन तथा शिथिलन से होती है, संकुचन तथा शिथिलन, यानी फैलना और सिकुड़ने का काम करते हैं हृदय। ठीक है, तो देखिए हृदय में जो विस्मों में जो संकुचन होता है, संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है, सिस्टोल, है ना, सिस्टोल, और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक धड़कन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक धड़कन का निर्माण करते हैं। आप देखते हैं ना कि हमारे हृदय 72 बार लगभग धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, तो वो एक धड़कन का, है ना, उसमें एक धड़कन का निर्माण सिस्टोल और डायस्टोल यानी संकुचन और शिथिलन मिलकर एक धड़कन का निर्माण करता है। ये किस तरह से होता है, तो देखिए ये जो शिथिलन और संकुचन होता है एक साथ नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों कार्य एक साथ नहीं होता है। जब दोनों निलय, ठीक है, हम लोग बात करें यहाँ निलय की, तो दोनों निलय जो होगा, ठीक है, दोनों निलय जब एक साथ, है ना, दोनों निलय की बात करें तो दोनों में संकुचन होता है, तो उस समय अलिंदों में क्या होता है, शिथिलन होता है। अलिंदों में क्या होता है, ऊपर ये जो अलिंद है इनमें शिथिलन होगा तो इसमें संकुचन होगा, है ना, तो ये कार्य एक साथ होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो धड़कन की जो तालबंद देख रहे हैं, ये तालबंद जो देख रहे हैं, इनका संकुचन की बात करें तो ये विशेष तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ये एक विशेष तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है जिसे हम लोग ऑरिकुलर, है ना, साइनूऑरिकुलर नोड, है ना, या SA नोड भी कहते हैं, SA नोड, या एक और नाम से इसको जानते हैं, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है जिसे साइनूऑरिकुलर नोड या फिर SA नोड या पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, ये तालबंद होते रहता है। ठीक है, तो ये जो हम बात करें, यह दायां अलिंद की दीवारों में दबा होता है। ये कहाँ होता है, तो दायां अलिंद जो देख रहे हैं ना, इसकी दीवारों में ये दबा रहता है ना, समझ रहे हैं ना इस बात को कि ये कहाँ रहता है, ये ऐसे नोड्स जो है कहाँ रहता है, तो दाएं अलिंद के दीवारों में धंसा रहता है, दबा रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कौन, ऐसे नोड्स जो होते हैं ये बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, है ना, जिसके कारण हम लोग इसका संकुचन को लिए ये उत्तेजित होता है। संकुचन इस विद्युत धारा के उत्पन्न के कारण ही होता है, बहुत ही कम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसको नापने के लिए, धारा को नापने के लिए हम लोग अगर बात करें तो एक लेखनी हो सकती है, एक विद्युत लेखनी यंत्र होता है बहुत ही कम विद्युत धारा के परिणाम को नापने के लिए, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा माप सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि इसको शॉर्ट में ECG भी कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है इसको अंकित करने के लिए एक ECG होता है। ठीक है, इसको मापने के लिए किसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में मापा जाता है, जिसे ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इसको नापने के लिए ECG का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपको टोटल क्रिया विधि समझ में आ गई, हृदय में किस तरह से क्रिया होती है। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं के द्वारा
अलिंद में पहुंचता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़े में, फिर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में आता है, और फिर वहां से महाधमनियों के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। तो यहाँ से जो जाता है अशुद्ध जाता है, और यहाँ से जो आता है आपका शुद्ध रक्त आता है। यानी महाधमनियां शुद्ध रक्त कहलाती हैं, महाशिराएं अशुद्ध रक्त लाती हैं। ये फुफ्फुस धमनियां हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाती है, फुफ्फुस शिराएं फेफड़े से शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है, हृदय में पहुंचाती है। तो यहाँ से टोटल कार्य इसका समझ में आ गया। तो ये जो है एक चक्र चलते रहता है, दिख रहा है ना कि ये जो रक्त जा रहा है आ रहा है, ये क्रियाएं चलते रहती है। इस चक्र को हम लोग हृदय चक्र कहते हैं, हृदय चक्र या हृदय चक्र कहा जाता है, हृदय चक्र या हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि रक्त का परिवहन चक्र जो है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हृदय चक्र यानी हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। हम लोग हृदय के बारे में पूरी तरह से जब समझ गए, तब हम लोग ये जान लेते हैं कि रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। तो आपको तो यहाँ से पता चला फेफड़ा, लेकिन उसको लेके जाने वाले मार्ग के बारे में अब देखते हैं। तो रक्त वाहिनियों की बात करें तो रक्त में परिसंचरण के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। पहली होती है धमनियां, दूसरा रक्त केशिकाएं और तीसरा शिराएं होती है। ठीक है, तो ये करके पढ़ लेते हैं तीनों के बारे में। तो यहाँ अगर देखा जाए तो धमनियां और शिराएं रक्त केशिकाओं से के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, धमनियां और शिराएं किसके द्वारा जुड़ी होती है, रक्त केशिकाओं के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले धमनियों की बात करें तो ये शुद्ध यानी ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है ना। धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध और ऑक्सीकृत रक्त को क्या करती है, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। परंतु फुफ्फुस धमनी की बात करें तो एक अपवाद है, जो अशुद्ध रक्त को है ना, विऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, फेफड़े से हृदय में ले जाता है। ठीक है, अब देखे थे ना फुफ्फुस धमनी के बारे में आपको बताए थे। चलिए, तो धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बटकर महाधमनियां बनती हैं। ठीक है, जो विभिन्न अंगों के अंदर केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो चलिए अब केशिकाएं के बारे में समझ लेते हैं कि केशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर शिराओं को देखेंगे। चलिए, तो केशिकाएं की बात करें तो ये अत्यंत महीन रक्त नलिका है। ये बहुत ही महीन रक्त नलिका होती है। इसकी दीवार चपटी एपिथेलियम की एक स्तर की बनी होती है। ठीक है, केशिकाओं की दीवार जल, घूरे हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती मतलब इसे आसानी से वो पार कर जाता है ना। तो इसी गुण के कारण क्या होता है कि इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन रक्त से उत्तक में जाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाते हैं। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाते हैं, रक्त में। विभिन्न केशिकाओं में पुनः जुड़कर शिराएं है ना, सिरिकाएं बनाती हैं तथा विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर शिरा बनती है। ठीक है, तो अब चलिए शिरा के बारे में देखते हैं हम लोग। अब शिराओं की बात करें तो ये अशुद्ध है ना, यानी कि विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लाता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा अपवाद है, जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाता है। ठीक है, तो शिरा की बात करें तो शिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। ठीक है, शिरा जो होती है धमनी की अपेक्षा पतली होती है। ठीक है, अधिकांश शिराओं की बात करें है ना, अधिकांश शिराओं में हृदय की ओर खुलने की कपाट लगे होते हैं। ठीक है, जो शिराओं में रक्त को केवल हृदय की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन फुफ्फुस शिराएं क्या है, अपवाद है, जो शुद्ध रक्त को लाता है, और ये सब क्या लाते हैं, शिराएं अशुद्ध रक्त को लाती हैं। बाकी अशुद्ध रक्त तो लाती हैं, लेकिन ये जो है फुफ्फुस शिरा जो अपवाद है, जो शुद्ध रक्त को है ना, या फिर ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग लसिका की। तो लसिका क्या होता है ना, लसिका किसे कहते हैं, इसको लिम्फ भी कहा जाता है। ठीक है, या उत्तक द्रव भी कहा जाता है। रक्त जब केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग, रक्त प्लाज्मा समझते हैं ना, जो 55% होता है रक्त का। ठीक है, चलिए ये द्रव भाग होता है। कुछ भाग केशिकाओं के दीवार के द्वारा विसरित होकर है ना, उत्तक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। ठीक है, इस विसरण के समय रक्त के श्वेत रक्त कोशिकाएं लचीली होने के कारण केशिकाओं की दीवार को छेद कर निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो श्वेत रक्त कोशिका है
है ना, वो श्वेत रक्त किसका किसमें आ जाती है, रक्त प्लाज्मा में मिल जाती है। तो ऐसे आपको पता चल गया कि किस में मिल जाता है, तो श्वेत रक्त कोशिका रक्त प्लाज्मा में मिल जाता है, और यही दोनों का जो मिश्रण है, यानी कहने का मतलब कि उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका सहित रक्त प्लाज्मा, यानी दोनों श्वेत रक्त कोशिका और रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव यानी लसिका कहते हैं, है ना। अब यहाँ से इसी कारण आपको ये पता चल गया कि लसिका में श्वेत रक्त कोशिका होती है, लाल रक्त कोशिका नहीं होता है, RBC मौजूद नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, WBC व्हाइट ब्लड सेलिंग होता है या कार्पसल्स होता है, ठीक है। और लसिका में बात करें तो रक्त रक्त की अपेक्षा प्रोटीन इसमें ज्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है, लसिका में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में रहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रक्तचाप की। तो अगर रक्तचाप की बात करें तो आपको पता ये तो चल ही गया होगा कि हमारा हृदय जो होता है केंद्रीय पंप अंग है, इसके द्वारा परिसंचरण होता है रक्त का, है ना, दबाव बनाकर परिसंचरण होता है रक्त का। ये कार्य कैसे परिसंचरण होता है, तो हमारे धमनियों द्वारा, हमारी महाधमनियों द्वारा, केशिकाओं द्वारा, शिराओं द्वारा रक्त का संचारण होता है। और यह रक्त का संचारण दबाव डाल के होता है, और ये दबाव संकुचन से और शिथिलन से उत्पन्न होता है। तो अगर हम रक्तचाप की बात करें यानी ब्लड प्रेशर की बात करें, तो महाधमनी तथा उनके मुख्य शाखाओं में, है ना, महाधमनी और उसके मुख्य शाखाओं यानी महाधमनी, शिराओं, है ना, ठीक है, सिरिकाएं, केशिकाओं, है ना, इन सब में जो रक्त का प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। जैसे आपको परिभाषा पता चल गया कि महाधमनी और इनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब देखिए रक्त पर दबाव की बात करें तो ये दबाव जो होता है ये संकुचन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। संकुचन के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो ये 120 mm, है ना, पारा होता है, Hg 120 mm। और उसी तरह शिथिलन के कारण भी दबाव उत्पन्न होता है ना, शिथिलन के कारण भी दबाव होता है, ठीक है, शिथिलन के कारण भी दबाव उत्पन्न होता है। और उस शिथिलन के कारण उत्पन्न होने वाले दबाव को हम लोग डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है 80 mm Hg होता है, ठीक है। यानी कि रक्तचाप की बात करें तो रक्तचाप आपका 120 mm Hg से लेकर, है ना, 120 mm Hg से कितना है 80 mm Hg होता है, यानी कि 120/80 होता है। सामान्य रक्तचाप जो होता है इतना होना चाहिए, ठीक है। अब उसी तरह इसकी जांच की बात करें तो इसकी जांच हम लोग एक विशेष यंत्र के द्वारा करते हैं जिसे स्फिंगमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। और इसको बाजू में लगाया जाता है, इस तरह से देखना है, इसको हवा इसमें परिसंचरित किया जाता है जिससे उस मीटर में दिखाई देता है, ठीक है, mmHg में कि रक्तचाप आपका कितना है। और इसकी गति को सुनने के लिए, है ना, रक्त की गति को सुनने के लिए, रक्तचाप को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको आपके हाथ पे लगाकर, है ना, धमनियों के पास लगाकर उससे क्या करते हैं, अपने कान में लगाते हैं जिससे उसका ध्वनि सुनाई देता है ना। तो अगर व्यक्तियों में बात करें रक्तचाप की तो उम्र के साथ, है ना, उनके लिंग के अनुसार, है ना, या फिर कोई मानसिक स्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आते रहता है। मानसिक चिंता के कारण, ज्यादा उत्सुकता के कारण, खुशी के कारण, है ना, आपको हो सकता है ये, ठीक है, रक्तचाप तेज हो सकता है। और जब रक्तचाप तेज हो जाता है, रक्तचाप जब आवश्यकता से अधिक ऊंचा हो जाता है उसे हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन कहते हैं, ठीक है, हाइपर टेंशन कहते हैं। अब देखिए हाइपर टेंशन में क्या होता है कि इसमें रक्त की गति जो होती है अधिक हो जाती है, और इसको नापने के लिए स्फिंगमैनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जिसके कारण जो रक्त की वाहिकाएं हैं वो फट जाती हैं, है ना। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी ये रक्त की वाहिकाएं जो होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, जिससे रक्त जाता है वो फट जाती है, और फट जाने से कभी कभी हृदयघात भी हो सकता है, हृदयघात हो सकता है। हृदयघात हुआ तो आदमी कभी कभी मर भी सकता है। और हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क के अंदर, है ना, आपके दिमाग के अंदर की जो
कोशिकाएं होती हैं, है ना, कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं जो होती है वो फट जाती है, जिससे मस्तिष्क में भी रक्त का स्त्राव होने लगता है। उसके कारण मस्तिष्क सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देता है और जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये बहुत बड़ा रोग है ना, रक्तचाप होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। अगर ये ब्रेन में फटेंगी नसें आपकी, तो ब्रेन में जब नसें फटेंगी तो उसको आप समान, इसके रोग किस नाम से जानते हैं, तो हाइपरटेंशन से जो ब्रेन में नसें फट जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो ब्रेन में नसें फटती हैं, उसको कहा जाता है ब्रेन हैमरेज। आप सुनते हैं ना ब्रेन हैमरेज, तो उसके अंदर नस फट जाती है, रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं। रक्त कोशिकाएं जब फट जाएंगी तो उससे क्या होगा, मस्तिष्क में खून का स्त्राव होने लगेगा, है ना, है ना। तब मस्तिष्क में जब ब्लड का स्त्राव होने लगेगा तो समान रूप से कार्य करना बंद कर देगी। ठीक है, तो अब इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।